कंपनी के बारे में। पॉइंट 1 पूरा हो गया था और वो मैंने आपसे कहा था इसको एक दफ़ा पढ़िएगा, सिर्फ पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। तो आपने पढ़ लिया होगा, कोई मसला उसमें आया? परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, ये बातें हमारी हो गई हैं। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी हमारी बात हो गई है। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है? आगे चलें फिर, चलो। लॉ ने ना चीज़ों को डिफ़ाइन करना होता है, डिफ़ाइन करके चलते हैं। पहले डेफिनेशन देते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी का वर्ड एक दफ़ा डिफ़ाइन कर देंगे और उसके बाद पूरे लॉ में जगह जगह जहाँ भी मेंशन करना होगा वहाँ पर सिर्फ कंपनी लिख देंगे। तो दैट वुड मीन के जो कंपनी वहाँ डिफ़ाइन की थी वो वाली कंपनी। एक हमने कंपनी की डेफिनेशन देखी थी जिसको हमने कहा था ये लॉ की डेफिनेशन नहीं है, जेनेरिक डेफिनेशन है कि कंपनी मीन्स एनी institution which is separate legal personality distinct from its owners, it can own assets, it can sue in its own name, it can be sued, वगैरह वगैरह। यहाँ जो कंपनी को उन्होंने डिफाइन किया है वो उन्होंने बड़ा डिफरेंट तरीके से किया है। लॉ के लिए उन्होंने डिफाइन किया कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ विच इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड, एक ही बात है, इसका कोई फर्क नहीं है। रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड अंडर नंबर 1 कंपनीज एक्ट 2017, नंबर 2 कंपनी लॉ। अब इस वक्त इन फोर्स जो पाकिस्तान में चल रहा है कानून कंपनीज को रजिस्टर करने का, वो यही कानून है। इस कानून के अलावा कोई और कानून नहीं है कि जिसके तहत कंपनी रजिस्टर हो सके। लेकिन 2017 से पहले भी तो कंपनीज रजिस्टर होती थी, वो किसके तहत होती थी? कंपनी लॉ के तहत। कंपनी लॉ एक सेट ऑफ वेरियस एक्ट्स है जो मुख्तलिफ वक्त में अमल दरामद जिनके ऊपर होता रहा। कंपनी लॉ में 2017 से पहले जो सबसे ज़्यादा देर तक चला कानून वो था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। जो कंपनियाँ इसके तहत बनी है वो भी कंपनी है। इससे पहले, इसके बाद एक चल रहा था कंपनीज ऑर्डिनेंस 2018, कुछ देर 2018, 2015, 16, कुछ देर ये चलता रहा 3-4 महीने, फिर ये रिपील हो गया था। फिर चलता रहा इससे पहले कंपनीज एक्ट 1913 था एक कानून है, 84 तो लिख दिया ना, 84 से पहले भी तो कोई कानून था, कंपनीज एक्ट। ये सारा कंपनी लॉ है। तो हर वो कंपनी जो कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है या कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है वो कंपनी कहलाएगी। हम जब भी कहेंगे ना कंपनीज एक्ट में आगे जाके एवरी कंपनी शैल फाइल दिस डॉक्यूमेंट विद इन 10 डेज, तो हम किससे मुखातिब होंगे? हम उन कंपनियों से मुखातिब होंगे जो इसके तहत रजिस्टर्ड हैं। तो कंपनियां तो और भी हो सकती हैं। दुबई की कंपनियां पाकिस्तान में आके काम कर रही है, लंदन की कंपनियां पाकिस्तान में आके काम कर रही है, फ्रांस की कंपनी पाकिस्तान में आके काम कर रही है, तो उसको भी हम कंपनी कहेंगे? नहीं कह सकते उसको कंपनी, बिकॉज दैट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड को सिर्फ कंपनी कहेंगे। रजिस्टर्ड के अलावा जो इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे होंगे उसके लिए जब हमने कोई टर्म इस्तेमाल करनी होगी तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे बॉडी कॉरपोरेट। बॉडी कॉरपोरेट, बॉडी कॉरपोरेट क्या चीज़ है? हर वो इंस्टीट्यूट, हर वो इदारा जो कि कंपनी की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। ये जो रजिस्टर्ड लॉ में कंपनी की डेफिनेशन की ना, ये तो बॉडी कॉरपोरेट हैं ही सारी की सारी। सारी कंपनियां भी हैं, बॉडी कॉरपोरेट भी हैं। लेकिन कुछ इदारे ऐसे होंगे जो बॉडी कॉरपोरेट तो होंगे लेकिन वो कंपनी नहीं होंगे। जैसे कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है, अगर कोई पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है तो वो पाकिस्तान में आके जब काम करेगी तो वो बॉडी कॉरपोरेट तो होगी
कि उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगी, उसके मेंबर्स होंगे, उसके कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होंगे लोगों के, मगर वो कंपनी नहीं कहलाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। या हमारे जो रेलेवेंट स्टैट्यूट होता है ना, जिसके तहत कोई कानून, जिसके तहत कोई कंपनी बनती है, रेलेवेंट स्टैट्यूट उसको डिस्क्राइब कर दे एज ए बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे हमारे यहाँ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1961 के तहत बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस, सीए ऑर्डिनेंस 1961, उसके तहत इंस्टीट्यूट बना। उस लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है आई कैप की। आई कैप कंपनी की जो जेनेरिक डेफिनेशन है या बॉडी कॉर्पोरेट की जो जेनेरिक डेफिनेशन है उस पर पूरा उतरता है। आई कैप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैं आई कैप का मेंबर हूँ, मैं कह सकता हूँ आई कैप मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई कैप सेपरेट एंटिटी है, मैं सेपरेट पर्सन हूँ, मैं उसका मेंबर हूँ। हम कलेक्टिवली मेंबर्स जो हैं, आई कैप हमारा इंस्टीट्यूट है, हम उसके मेंबर हैं, आप उसके स्टूडेंट हैं, बट इंस्टीट्यूट की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है। मेरा किसी बात पर डिस्प्यूट आ जाए तो मैं इंस्टीट्यूट के ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ। इंस्टीट्यूट का मेरे साथ कोई झगड़ा हो जाए वो मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है। इंस्टीट्यूट एसेट्स ओन करता है, इंस्टीट्यूट लाइबिलिटीज इनकर करता है, तो इंस्टीट्यूट फुल बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। आई कैप एग्जाम्पल बेशक लिख लें आप इसको। फिर आपका SECP, फिर आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बेशुमार इदारे हैं यार, PIA, सारे ये सारे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पर पूरे उतरते हैं। PIA, PTV कंपनीज एक्ट के तहत तो रजिस्टर्ड नहीं है ये इदारे, मगर ये कंपनियां हैं। PTV भी कंपनी है, PIA भी कंपनी है। तो ये इदारे वो इदारे हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पर पूरे उतरते हैं। मुखातिब करना होता है ना, मुखातिब करने के लिए कभी देखो, बॉडी कॉर्पोरेट बिगर अम्ब्रेला, कंपनी एक ऐसी एंटिटी जो कि बॉडी कॉर्पोरेट भी है प्लस फिर कंपनी भी है। आपको वो कुरान के तर्जुमा सुनते हैं ना, उसमें आवाज़ आती है ना कई दफ़ा, बंदा ज़रा थोड़ा ध्यान से सुनना, तो उसमें कभी ये मुखातिब होती है अल्लाह ताला की तरफ से, ए बनी नो इंसान या यूहन्नास, सबको ही मुखातिब कर दिया। फिर मुखातिब किया जाता है ए लोगों जो ईमान ले आए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए हो। और तो फिर क्या हुआ, कि जो ईमान ले आए हैं क्या वो इंसान नहीं है? इंसान में तो वो शामिल हैं ही, बिगर अम्ब्रेला में शामिल हो गए, फिर एक स्मॉलर उसमें आ गए। तो ये वही हिसाब है कि बॉडी कॉर्पोरेट इज अ बिगर अम्ब्रेला। हर कंपनी जो पाकिस्तानी कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट तो है ही। इन एडिशन टू दैट वो इदारे जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं भी हैं वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हैं। और कुछ ऐसे इदारे जिनका जो जो जिस कानून के तहत बनते हैं वो कानून ये कह देता है कि ये इदारा बॉडी कॉर्पोरेट होगा। SECP बना है, SECP एक्ट के तहत, ICAP बना है CA ऑर्डिनेंस के तहत, कंपटीशन कमीशन बना है कंपटीशन ऑर्डिनेंस के तहत, PIA का अपना स्टैट्यूट है, PTV का अपना स्टैट्यूट है। तो ये अपने कानून के तहत बने, इसके कानून में लिखा हुआ है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन ये होगी। इसके अलावा एक और इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इसकी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जानते हैं आप? मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप जानते हैं? पंजाब एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। डॉक्टर्स की भी है, नर्सेज की भी है। नहीं याद आ रही? इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्लॉट खरीद लें तो आप उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, इसको रजिस्टर करने का पूरा कानून है अलहदा से, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक रजिस्टर करता है।
वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे वापडा एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या है, इसमें जितने प्लॉट थे शुरू में सिर्फ वापडा के एम्प्लॉयज़ को दिए गए। उन्होंने सोसाइटी को पैसे देने शुरू किए किस्तों में, सोसाइटी ने प्लॉटों की डेवलपमेंट शुरू कर दी, सोसाइटी ने सड़कें बनानी शुरू कर दी, सोसाइटी ने पार्क बनाने शुरू कर दिए, कोऑपरेट कर लिया सारे लोगों ने, कोऑपरेट हो गया, कोऑपरेटिव बन गई सोसाइटी एक, उसको कहना होगी। अब आप मॉडल टाउन में रहते हैं, मॉडल टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, लेकिन आप अलग पर्सन है, सोसाइटी अलग पर्सन है, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है। सोसाइटी के अपने ज़मीनें हैं, सोसाइटी के अपने ट्रैक्टर हैं, सोसाइटी की अपनी गाड़ियाँ हैं, एसेट ओन कर रही है। आपका किसी बात पे झगड़ा हो गया, आपके घर के सामने वाला जो प्लॉट है ना वो रेजिडेंशियल प्लॉट था, लेकिन सोसाइटी ने सामने किसी को अलाउ कर दिया कि इधर दुकान बना लो, उसने दुकान बना ली काफ़ी बड़ी सारी। आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, आप सोसाइटी के ऊपर केस कर देते हैं कि जी ये देखें गलत हुआ है, तो यू के सोसाइटी के ऊपर सूट फाइल किए जा सकते हैं, सोसाइटी कैन बी स्यूड, स्यू एंड स्यूड। तो वो जेनेरिक डेफिनेशन सारी पूरी उतरती है बॉडी कॉर्पोरेट की, लेकिन हम कंपनीज एक्ट में उसको मुखातिब नहीं करना चाहते, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ। तो इसलिए हमने कहा जी हम अगर कंपनीज एक्ट में कभी बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड यूज़ करेंगे तो हम आपसे मुखातिब नहीं होंगे, आप अपना काम करते रहे चुप करके, आपको दूसरा कानून जो है डील करने वाला। आप ये बात सुन के बहुत परेशान हो गए हैं, क्या ये डेफिनेशन इतनी मुश्किल लगी आपको कि डेफिनेशन से और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से मुश्किल हो गए, या बुक में किसी और तरह से लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है? तो यार थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए आप लोगों को, इतने टाइट एक्सप्रेशन के साथ बैठे हुए जैसे कोई यानी खतरनाक बात हो रही है। आप ऐसे शक्ल लटका के बैठे हैं, अदम एतमाद आपके खिलाफ है। एनीवेज, तो कंपनी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, हर वो इदारा जिसका स्टैचूट उसको कहता है वो सब बॉडी कॉर्पोरेट हैं, लेकिन क्या नहीं है, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से आउट कर रहे हैं, बिकॉज हम उसको मुखातिब ही नहीं कर रहे, हमारा उसके साथ काम नहीं है, वो अपना अलग से रेगुलेट होते हैं। तीसरी इसमें एक और एक्सेप्शन है, आपका जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है, मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट का, वो रूल आउट कर सकता है किसी एक एंटिटी को कि जी इसको आइंदा से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहा जाएगा, ही कैन रूल देम आउट कि फलां इदारा जो है उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहा जाएगा, लेकिन मिनिस्टर की पावर्स में शामिल नहीं है कि वो किसी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी को रूल आउट कर दे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में से। वो चाइना की कोई कंपनी पाकिस्तान में आके काम करना चाहती है तो आके वो कहते हैं जी आपके कानून में ना फलां प्रोविजंस हमें हर्ट करती हैं, ये फाइनेंशियली ठीक नहीं है हमारे लिए, आप कानून चेंज कर दें। तो आप बजाय इसके कि कानून चेंज करें, आप उनसे कहते हैं कि आपको यही मसला है ना कि जब लॉ ये कहता है कि एवरी बॉडी कॉर्पोरेट शैल डू दिस, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, ऐसे ही मसला है ना। वो कहते हैं हाँ जी यही मसला है, हम उसे कहते हैं कि हम आपको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर देंगे, हम एक नोटिफिकेशन निकाल देंगे कि द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट शैल नॉट इंक्लूड फलां कंपनी। जब हमने आपका नाम ही एक्सक्लूड कर दिया तो फिर आपके ऊपर लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, आपने लॉ क्यों चेंज करवाना है, अपना काम निकालें। तो ये एक पावर है फेडरल मिनिस्टर के पास, सॉरी नहीं, कंसर्न्ड फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज। कंसर्न्ड मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर अगर कोई ट्रेड से रिलेटेड बात है तो जो आपका ट्रेड का मिनिस्टर होगा, अगर कोई ख़जाने से रिलेटेड बात है तो जो ख़जाने का मिनिस्टर होगा, कोई तिजारत वगैरह से रिलेटेड है तो जो कॉमर्स का मिनिस्टर आपका, जो ट्रेड का भी मैंने कहा वो होगा। पढ़ लें ज़रा, ये यही था शुरू में आज, या कुछ और चीज़ें थी? मैं तो ये सोच के आया हूँ कि ये चीज़ें पढ़ानी थी। उन लोगों के एक्सप्रेशन देख के मुझे थोड़ी हैरत हो रही है। बता तो दिया है सारा, लो यही तो बात है। पॉइंट 2, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी की डेफिनेशन है, कंपनी लॉ की डेफिनेशन है और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है। चलो जी पढ़ो जी पढ़ो। कंपनी मीन द कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ। कंपनी लॉ रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, रिपील्ड का मतलब होता है जिसका असर खत्म कर दिया गया हो, रिपील कर दिया गया हो, ऑब्सोलीट हो गया हो। रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड ऑल्सो इंक्लूड कंपनीज एक्ट 2017 अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। ये बात थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी, हमने तो कंपनी लॉ को जनरली डिफाइन करना है ना। कंपनी लॉ
में सारे कवानीन शामिल हैं जो आज एप्लीकेबल हैं या पिछले सालों में एप्लीकेबल रहे थे। लेकिन जैसे ये डेफिनेशन है, इसमें हमने कंपनीज एक्ट 2017 को अलग कर दिया है, तो फिर बाकी सारे कंपनी लॉ होंगे। बट डज नॉट इन, अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में फिर उन्होंने क्या कहा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट, रेलिवेंट कानून, स्टैट्यूट कानून। लेकिन क्या शामिल नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट और अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन which the concerned minister of the federal government may by notification specify in this behalf। specify का मतलब है वो notify कर दे कि फलां एंटिटी जो है उसको आइंदा से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसकी पावर्स की भी लिमिट है कि वो जो कंपनी लॉ में कंपनी की डेफिनेशन में कंपनियां पूरी उतरती हैं उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकता। वो इसको कर सकता है, वो इसको कर सकता है, कंपनी को नहीं कर सकता एक्सक्लूड। एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन आपने खुद पढ़ना है, देखें क्या कह रही है एनालिसिस। व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन? एनालिसिस मैंने आपको कर दिया, वैसे रीडिंग आपने कर ली। इसको आगे एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6 आपने पढ़नी है। मैं आपको ना इसका अगला टॉपिक बताता हूँ वो क्या है। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है, ओके। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, नाम सुना है आपने? नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड। नेस्ले पाकिस्तानी कंपनी तो नहीं है या पाकिस्तानी है? नेस्ले कभी गौर नहीं किया आपने? फॉरेन कंपनी है, ऐसे ही है। टेट्रा पैक पाकिस्तान लिमिटेड, नाम सुना कभी आपने? यूनिलीवर पाकिस्तान नाम सुना? प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड नाम सुना? नहीं सुना? नहीं सुना? प्रॉक्टर एंड गैम्बल कभी नहीं सुना? नया दो करो ना, पता लगे कि वो क्या चीज़ें बनाते हैं। सारी हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें वो बनाते हैं। कितने साबुन, कितने शैम्पू उनके यार। प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G बहुत बड़ा ब्रांड है यार कंज्यूमर गुड्स का। यूनिलीवर सुना है? अब नहीं भी सुना तो कहेंगे सुना है। यूनिलीवर है कॉस्मेटिक्स का, खाने पीने का, अपने ही 3-3, 4-4 ब्रांड है उनके एक एक चीज़ के। अंडर यूनिलीवर 3-3, 4-4 ब्रांड उन्होंने एक एक चीज़ के बनाए हुए होते हैं। ये सारे कंपनियां पाकिस्तानी कंपनियां हैं, ये फॉरेन कंपनी नहीं है। ये हैं फॉरेन, बाहर की हैं, लेकिन पाकिस्तान में आके इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। इन्होंने एक एंटिटी पाकिस्तान में आके बना ली है जो कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड है। तो जो पाकिस्तान में रजिस्टर करवा ली कंपनी, वो चाहे किसी पाकिस्तानी ने करवाई चाहे किसी फॉरेनर ने करवाई, वो पाकिस्तानी कंपनी है। वो कौन सी कंपनी है? पाकिस्तानी। वो फॉरेन कंपनी नहीं है। फॉरेन कंपनी कब बनती है या फॉरेन कंपनी किसी कंपनी को कब कहेंगे? अगर कोई कंपनी बाहर रजिस्टर्ड है किसी दूसरे कंट्री में, पाकिस्तान में आके कारोबार करते हैं मगर यहाँ रजिस्टर नहीं होते। रजिस्टर होने के लिए एज ए कंपनी रजिस्टर नहीं होते। वो यहाँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा एक पाया जाता है इदारा, उस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से अप्रूवल लेके या तो लाइजोन ऑफिस बनाते हैं या अपनी कोई ब्रांच बनाते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं ये फॉरेन कंपनी है, ये पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, ये फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी
पाकिस्तान में कारोबार कर रही है लेकिन पाकिस्तान में एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती, उसको हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। लेकिन कुछ और कंपनीज हैं, जैसे ये हार्डीज़ चलाने वाली कंपनी है। हार्डीज़ तो पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, लेकिन हार्डीज़ चलाने वाली कंपनी पाकिस्तानी है। इनका फ्रेंचाइज मॉडल होता है। ये बाहर वाली कंपनी बाहर ही है, ये उससे फ्रेंचाइज ले लेते हैं कि आप हमें पाकिस्तान में काम करने के लिए लाइसेंस दे दें। वो फ्रेंचाइज देते हैं, ये लोकल पाकिस्तानी कंपनी बनाते हैं और ये पाकिस्तानी कंपनी फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स बना के बेचती है हार्डीज़ के बिहाफ पे, और फिर अपनी सेल का एक सर्टेन परसेंटेज उनको देती है, हार्डीज़ इंटरनेशनल को। सेम गोज़ फॉर मैकडोनल्ड्स, सेम गोज़ फॉर KFC। कंपनियां पाकिस्तानी ही हैं जो इनको ओन करती हैं, पाकिस्तानियों की ही हैं, बट ये अपनी सेल में से सर्टेन परसेंटेज उनको शेयर करते हैं, और सर्टेन परचेजेस लाजमी उन्हीं से करनी होती हैं इन्होंने। दिस अप्लाइज टू ऑल इंटरनेशनल फूड चेन्स जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। कोई भी बाहर से आके खुद यहाँ नहीं बनाता अपना रेस्टोरेंट्स या अपनी, वो यहाँ क्या करते हैं, फ्रेंचाइज ले लेते हैं लोग। क्या हुआ यार, इतने हवन्नक किस्म के जो है ना वो एक्सप्रेशन लेके बैठे कि मैंने कोई ना नई बात बता दी, पता है पहले से आप लोगों को। परेशान है सिर्फ इस बात पे आप कि अगर उनके बर्गर बिकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते हैं? बेच सकते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने अपने भी तो बर्गर बना के बेचने शुरू किए हैं ना यार। कितने बिकते हैं खुद, मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा बिकते हैं जो लोकल वालों के हैं, आसानी वालों के, रिजवान वालों के। और अगर आपने उसी तरह से बात करनी हो, उसी तरह की, तो हाउडी है। हाउडी तो कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, लोकल है, उन्होंने खुद ही बनाया जो भी बनाया। हाउडी इज़ बड़ा चलने वाला रेस्टोरेंट है। फिर अंडा शामी वाले जो तो बेशुमार ही हैं। जो हम ना कई चीज़ों को ना देख ही नहीं रहे होते उस तरह से, कई बिजनेसेस को हम बिजनेस के तौर पे ना देख ही नहीं रहे होते। हम देख रहे हैं जी मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का बर्गर है, KFC का बर्गर है, क्या बात है। मैंने एक ना डाइंग कंपनी, एक ब्रेड की कंपनी थी, इट वाज ऑलमोस्ट डाइंग ड्यू टू मिस मैनेजमेंट्स एवरीथिंग। उसका नाम था मॉर्गन ब्रेड। मॉर्गन की ब्रेड आपने कभी देखी मार्केट में? मॉर्गन के नाम से, मॉर्गन है थोड़ी सी ना, मतलब थोड़ी B कैटेगरी में आती थी, मॉर्गन ब्रेड के नाम से। तो वो मॉर्गन वाली जो फैक्ट्री थी, मैंने उनकी सेल्स का एनालिसिस किया, मेरे पास आए, उनकी ना करते हुए डूबती कंपनी की भी सेल महीने की 5 करोड़ रुपए थी। ये ना करते हुए मैं हैरान कि इतनी ब्रेड कहाँ बिकती होगी इनकी। वो ब्रेड नहीं बेच रहे थे एक्चुअली, वो शवारमा ब्रेड बेच रहे थे। वो जो ये स्ट्रीट में आम जो वेंडर होता है ना, जो बर्गर बना के बेचता है, उसका बन जो होता है, वो वाले बन बेच रहे थे। शवारमा ब्रेड, वो और वो उनकी इसी तरह की प्रोडक्ट लाइन थी, और वो कहीं देने भी नहीं जाते थे, लोग खुद जा के लेके आते थे उनकी फैक्ट्री से, बस वो बना के रख छोड़ते थे। रात को ओवन चलाए, ब्रेड बनाई, पैक की, सुबह आके लोग ले जाते थे। और ये उनकी 5 करोड़ की सेल थी। अगर उसको थोड़ा रिहेबिलिटेशन में प्रोसेस में ले जाते तो कोई उसमें पोटेंशियल 25-30 करोड़ महीने का था आसानी से। हम कारोबार को देख नहीं रहते, कारोबारों में इस तरह पोटेंशियल होता है। अच्छा जी, सॉरी, आप यार कारोबार को हम लोग, वो लोग डाउन अपॉन सच बिजनेसेस यार, जो कि नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं रेडी लगा लें, रेडी लगा लें, वो एक बिजनेस है। रेडी से दुकान, दुकान से शोरूम से मल्टी स्टोरी शोरूम। आपने वो क्या नाम है उसका जो पिंडी वाला है, पुलाव वाले जो हैं, पिंडी वाले, सेवर वाले, आपने सेवर का बिजनेस मॉडल नहीं देखा? क्या है? सस्ता खाना, मुनासिब एनवायरनमेंट, क्या यही नहीं है? नहीं है आपको यकीन आता तो जाके देख लें, बट्टा चौक पे भी है एक उधर वो है अपना लक्ष्मी भी है, जाके देख लें। वो जहाँ बनाते हैं ये 8 कनाल का बड़ा हॉल ही हॉल, और लोग ही लोग, और खा ही रहे हैं इतना ज़्यादा, चावल ही खाई जा रहे हैं। कारोबार का मॉडल होता है। एनीवेज, ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन भी होगी। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, अगली बात क्या हमने पढ़नी थी?
फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन रीडिंग करें जी, कोई मेरे लिए रीडिंग करो भाई, आपके पास है फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, किसके पास है, पढ़ो। Foreign company means any company or body corporate incorporated outside Pakistan इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है, विच has a place of business or liaison office in Pakistan. प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइजन ऑफिस। लाइजन क्या होता है? एक लाइजन ऑफिस आप बनाते हैं कि जी हमने यहाँ पे लोगों से गुफ्तो शनीद के लिए, लोगों से ताल्लुकात बनाने के लिए एक ऑफिस बनाना है, लाइजोन। लाइजोन का मतलब यही होता है कि आपका ताल्लुक, लाइजोन, वर्किंग रिलेशनशिप जी। Whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode. ठीक है जी, ये फॉरेन कंपनी होगी जो बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन पाकिस्तान में या तो प्लेस ऑफ बिजनेस है कोई या फिर लाइजन ऑफिस है जी। Or conducts any business activity in Pakistan in any other manner as may be specified. ठीक हो गया, किसी भी तरह से पाकिस्तान में बिजनेस करती है तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। Example and practice Example and practice question. question. Orange Incorporation is a company incorporated in USA and is operating a branch, a place of business in Pakistan. तो या तो ब्रांच होती है या लाइजन ऑफिस होता है। ये रजिस्टर्ड कहाँ पर होते हैं? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, BOI हमारा एक इदारा है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं जो बाहर से आके इस तरह काम करना चाहते हैं लोग। हमने लिमिटेड लायबिलिटी का थोड़ा सा मजीद ऑपरेशन करना है। मैंने एक दिन स्टैंड अप कॉमेडियन को किसी को सुन रहा था, तो वो बनिया था जो होते हैं बिजनेसमैन, हिंदू जो होते हैं ना वो नॉर्मली बनिए कहलाते हैं। पाकिस्तान में जैसे आप यहाँ पंजाब में आप कह लें शेख कम्युनिटी है, शेख बरादरी है, कारोबार करते हैं। कराची में मेमन कह लें, कारोबारी लोग होते हैं। तो वो ये कह रहा था कि तुम लोग पंजाबी हो, तुम्हें नहीं पता कारोबार क्या होते हैं। तुम लोग देखते हो क्या चीज़ चल रही है, सैलून खोले तो 10-20 सैलून ही खोल लिए इकट्ठे, पता चला मिठाई की दुकान चलना शुरू हो गई तो मिठाई की दुकानें खोलनी 15-20। तुम्हारा बिजनेस सारा फ्रंट पे नज़र आ रहा होता है कि ये बिज़नेस है इसका। ऐसे नहीं बिज़नेस होता। खुद हमसे पूछो, शेख साहब से पूछो कि आपका बिज़नेस क्या है। शेख साहब, आपको लगेगा ही नहीं कि शेख साहब का भी कोई बिज़नेस है, क्योंकि शेख साहब तो कभी बिज़नेस कर ही नहीं रहे होते। लेकिन पूछो तो क्या है, शेख साहब वो आपका बिज़नेस क्या है, वो कहेंगे जी मेरा बड़े बाज़ार में छोटी इलायची का कारोबार है। अब आपको लगेगा बड़े बाज़ार में छोटी इलायची का कारोबार कौन सा कोई ख़ास बात है। इलायची हज़ारों रुपये में किलो आती है, 8,000 रुपये किलो है, और और हर जगह पे इसकी ज़रूरत होती है, तो कहीं से तो सप्लाई आती है। तो कारोबार ऐसे ही चलते हैं। मेरे पास एक आदमी आया थोड़े दिन पहले, बुज़ुर्ग थे, कोई 65-70 के, कराची से आए थे। उनका एक दोस्त यहाँ का कारोबारी, तो वो मेरे पास बैठा हुआ, तो अपने दोस्त से मिलने आए थे। मैंने पूछा आपका क्या कारोबार है? दुनिया का हैरान कुन तरीन कारोबार मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने पूछा जी आपका क्या कारोबार है? कहते मैं कंस्ट्रक्शन करता था नौजवानी में ना, कंस्ट्रक्शन का कारोबार था मेरा। मैं कहा अच्छा, इसका मतलब अब आप रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं? कहते नहीं, रिटायर्ड को अभी भी कारोबार है। मैंने कहा क्या कारोबार है? कहते पहले बताएं, आप हंसेंगे नहीं सुन के। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों हंसूंगा। कहते हैं मेरा मिसवाक का कारोबार है। अब मैं ना थोड़ा सा सोचा कि अभी मिसवाक का क्या कारोबार होगा, इधर बेच रहे होते हैं मस्जिदों के बाहर बैठ के 5-5, 10-10 रुपये की मिसवाक। वो कहता जी मिसवाक एक्सपोर्ट होती है और हम यहाँ से जो मिसवाक बना के बेचते हैं, मेरी फैक्ट्री है जिसमें कम से कम कोई 1500 लोग काम करते हैं, जिसमें हम लोग बाहर से दरख्त काट के लाते हैं, उनकी मिसवाकें बनाते हैं, उनको पैक करते हैं, उनको ब्रांड करते हैं और बाहर बेचते हैं। आप मार्केट देख लें हमारी, ये टर्की से लेके जितना अरब है सारा हमारी मार्केट है, हर जगह पे हमारी मिसवाक जाती है। मैंने ना उनकी बात को ऐसे ही रीवैलिडेट करने के लिए एक दिन चेक कर लिया किसी दूसरे से कि क्या वाकई ऐसा कारोबार एग्जिस्ट करता है। पता चला करता है, और अच्छा खासा कारोबार है। अब आपको हमारे जैसे पंजाबियों को कोई बताया ना ये कारोबार करना, हम कहेंगे जा यार कारोबार, तुम बड़ा कारोबार बता रहे हो। लिमिटेड दुबई शेयर्स,
लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। तीन किस्म की कंपनीज हो सकती हैं पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। कुछ कंपनीज होंगी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होंगी, कुछ कंपनीज होंगी जो लिमिटेड बाय गारंटी होंगी, कुछ कंपनीज अनलिमिटेड होंगी। बनाना चाहें किसी भी तरह की कंपनी आप बना सकते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स वो है जो हम अभी 2-1 दिन से डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा आपसे कि अगर किसी कंपनी में ऐसे लोग हैं, मिस्टर ए, बी और सी, 3 लोग हैं, इसने कंपनी में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 100 रुपये का एक शेयर बनाया, तो हम कहेंगे इसके पास 10,000 शेयर्स हैं या 1,000 शेयर्स हैं, नहीं 10,000 शेयर्स हैं। इसने 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, इसने इसका भी ज़ाहिर फेस वैल्यू वही है 100, तो इसके पास कंपनी के 20,000 शेयर्स हैं। और इसने 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, तो इसके भी 100 रुपये का एक शेयर है, तो इसकी 30,000 शेयर्स कंपनी में हैं। यह लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है। इसमें मेंबर की लायबिलिटी शेयर कैपिटल की हद तक लिमिटेड है। जितना शेयर कैपिटल उसने लगा दिया उससे ज़्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं है। अगर इसमें से कुछ अनपेड है, 10,000 शेयर उसने खरीदे हैं, पूरे 1 मिलियन नहीं दिए, तो वो उसकी लायबिलिटी है, जो कि हमारे कानून में गुंजाइश ही नहीं है, आपको बताया था। इसके अलावा इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो अगर किसी कंपनी में ऐसे कंपनी क्रिएट की जाए कि उसमें यह लिख दिया जाए कि मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द वैल्यू अनपेड ऑन देयर शेयर्स, तो फिर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। जितना जितना शेयर कैपिटल उन्होंने खरीदा है उसी हिसाब से उनकी लायबिलिटी है। नंबर 2 कंपनीज जो हो सकती हैं वो लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती हैं। गारंटी लिमिटेड कंपनी में जो भी मेंबर बनना चाहे उस कंपनी का, ए, बी, सी, डी, ये एक अमाउंट गारंटी करते हैं, एक अमाउंट गारंटी करते हैं, guaranteed to be paid at the time of winding up of the company। ये लोग कहते हैं कि मुझे कंपनी का मेंबर बना लो। आपने जो रखी हुई है ना एक अमाउंट, फर्ज कर लेते हैं कि कंपनी ने 5 लाख की अमाउंट रखी है, तो ये यूनिवर्सल होगी सारे मेंबर्स के लिए। हर मेंबर इतनी अमाउंट की गारंटी करेगा कि अगर मेरे मेंबर रहते रहते कंपनी वाइंड अप हो गई तो मैं 5 लाख रुपए तक दूंगा ताकि कंपनी की लायबिलिटीज पे की जा सकें। यह लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी ज़ीरो नहीं होती, उनकी लायबिलिटी उतनी होती है जितनी उन्होंने अमाउंट गारंटी कर रखी होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी में ये पैसे आपने इन एडवांस जमा कराने होते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में ये रकम सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पर मांगी जा सकती है, उससे पहले नहीं मांगी जा सकती। समझ रहे हो? लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी 2 तरह की हो सकती है। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी 2 तरह की हो सकती है। ये हैविंग शेयर कैपिटल हो सकती है या फिर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो सकती है। जो हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी होगी उसमें मेंबर्स ने गारंटी भी दे रखी होगी, शेयर्स भी खरीद रखे होंगे। गारंटी भी दे रखी होगी, शेयर भी खरीद रखे होंगे। और जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है उसमें उन्होंने सिर्फ गारंटी दे रखी है, शेयर नहीं, शेयर है ही नहीं। तो यहाँ पर डुअल होगी उसकी, जितने शेयर्स खरीदे उसने वो भी उसने रकम पे करनी है और जो गारंटी दी उसने वो उसने पे करनी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि शेयर्स की रकम कंपनी की लाइफ टाइम में पे करनी है और ये जो गारंटी की रकम है ये वाइंडिंग अप के वक्त पे करनी है। और यहाँ पर सिर्फ गारंटी है तो ये वाइंडिंग अप के वक्त ही आपने पे करनी है। गारंटी लिमिटेड कंपनीज जो है ना नॉर्मली जो बनाई जाती हैं, ये आपकी वो कंपनीज हैं जो नॉर्मली बिजनेस नहीं कर रही होती, ये कॉमर्स एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं। कॉमर्स एक्टिविटीज़ एम्ड एट हेल्पिंग द ट्रेड, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑल पाकिस्तान निटवेयर एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान रक्षा यूनियन। ये क्या है? ये बिजनेस नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? ट्रेड हो रही है, कॉमर्स हो रही है। दीज आर एक्टिविटीज़ हेल्प। या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन होती हैं। शौकत खानम,
सबसे प्राइम एग्जांपल, कंपनी है, गारंटी लिमिटेड कंपनी है, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है, सब कुछ है, मगर ये गारंटी लिमिटेड है। जो भी उसके मेंबर हैं शौकत खानम के, वो उसकी वाइंडिंग अप के वक्त एक रकम देने के पाबंद हैं। अगर कल को शौकत खानम को वाइंड अप किया जाता है तो इमरान खान फाउंडेशन अगेन गारंटी लिमिटेड कंपनी। तो जितनी भी कंपनीज इस लॉ के तहत रजिस्टर्ड होती हैं एज एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वो गारंटी लिमिटेड कंपनीज होती हैं। जो एनजीओ का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा आपने लाजमी जब भी कभी एनजीओ का किसी का नाम सामने है तो ध्यान से देखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है इसके नाम में। वो या तो एसोसिएशन होगी या फाउंडेशन होगी, ट्रस्ट होगा। अगर वो कंपनी है ना तो अगर वो कंपनी नहीं है तो उसके नाम में ट्रस्ट वगैरह आ रहा होगा, वरना कंपनियां जो होती हैं उनके नाम में कोई लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड नहीं आ रहा होता। आपने कभी देखा शौकत खानम मेमोरियल कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल लिमिटेड लिखा हो साथ में? नहीं लिखा, लेकिन वो है लिमिटेड कंपनी, बिकॉज उसका तरीकाकार ही ऐसे है रजिस्टर करने का। तो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी में शेयर्स होते हैं, सिर्फ उनके पैसे देने होते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी में गारंटी की अमाउंट भी होती है। जो हैविंग शेयर कैपिटल होगी उस कंपनी के मेंबर को शेयर भी खरीदने पड़ेंगे और गारंटी भी देनी पड़ेगी। जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगी उसमें सिर्फ गारंटी की अमाउंट होगी। और अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है ही नहीं, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इफ कंपनी इज नॉट एबल टू पे इट्स डेट्स, तो वो मेंबर्स पे करेंगे अपनी जेब से। यहाँ पर इफ कंपनी इज नॉट एबल टू पे द डेट्स, तो गारंटी की रकम ले सकते हैं, वो जितनी जितनी गारंटी की हुई है सारी लोगों से ले लेंगे। उसके बाद भी अगर दे आर नॉट एबल टू पे द डेट्स, तो फिर वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। वहाँ पर सिर्फ जितना जितना शेयर कैपिटल पहले आ गया था, जो फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स है, उतनी उतनी रकम इकट्ठी की जा सकती है। इसके अलावा रकम इकट्ठी नहीं की जा सकती। ठीक है, जरा पढ़ लो फिर अब इसको। टाइप्स ऑफ कंपनीज, डेफिनेशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, डेफिनेशन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और डेफिनेशन अनलिमिटेड कंपनी। ये तीन मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज प्राइवेट और पब्लिक की तरफ चलेंगे। पहले ज़रा ये कर लें आप लोग। जी भाई, कोई किस तरह कभी की सुनी नहीं, बनाई नहीं कभी किसी ने। मतलब मुझे कंपनियां बनाते हुए ये 2003-04 से मैं बना रहा हूँ, आज तक मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि अनलिमिटेड कंपनी बना दो। लिमिटेड ही बनाते हैं। ये वाली बहुत ज़्यादा बनती है, ये वाली बनती हैं फिर जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनानी होती हैं, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली। अनलिमिटेड कभी नहीं बनाई। लॉ में गुंजाइश है, कोई बनाना चाहे तो बना ले। अब ये आज जितनी बातें हमने पढ़ी हैं, ये अब याद करने वाली बातें हैं। रिप्रोडक्शन ओरिएंटेड पेपर है ये। रिप्रोडक्शन समझते हैं, याद करके लिखना होता है। यस, याद करके लिखना है। अगर अपने अल्फाज में लिख लो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप याद करके लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है। जो अपने अल्फाज में लिख सकते हैं वो अपने अल्फाज में लिखें, लेकिन अगर मेरे जैसी अंग्रेज़ी आपकी है तो फिर याद करके लिख लें।
लेकिन आप साथ साथ पूछते जाएं अगर कोई बात पूछने वाली आपको इसमें से लगती है तो। क्लास का ज़्यादा फ़ायदा या इसी सूरत में होगा हमें अगर ये इंटरेक्टिव हो, आप अपनी कन्फ्यूजन साथ साथ पूछते जाएं। जनरली भी कॉर्पोरेट कल्चर के मुतालिक, कॉर्पोरेट चीज़ों के बारे में आपके जहन में जो कोई अगर कोई गुंजले हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, चीज़ें सीखने को मिलेंगी उससे। कोई और बात तो नहीं लिखी, यही बात लिखी है जो बताई थी आपको। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज प्राइवेट और पब्लिक फिर नेक्स्ट वीक में करें, इस वीक में इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है।